वेलकम। हम लोग प्रीवियस ईयर सीजी व्यापम का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सेक्शन वाइज हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने रीजनिंग का पेपर सॉल्व किया और हम 2019 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो सीजी व्यापम के 2019 का पेपर लगातार हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2024 से आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध है, सभी क्लासेस अवेलेबल है, उसको आप देख लेना। और अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाया है तो jobaayog.in वेबसाइट है, जॉब आयोग, ठीक है, उस पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है जॉब आयोग। आपको गूगल में सर्च करना है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर इस प्रकार छत्तीसगढ़ जनजातियाँ और जो है एंशियंट हिस्ट्री सीजी का, कंप्यूटर, इंडियन मॉडर्न और अन्य जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ठीक है, तो इन सभी को आप जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी लोग के लिए बनाया गया है। इसके बाद सीजीपीएससी का आपको जो है एमसीक्यू यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर जल्दी से सोलो स्टडी पर आकर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको पोस्ट एरर दिखेगा। जैसे आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो सेक्शन दिखाई दे रहा है, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी ऑल प्रीवियस ईयर पेपर और सीजी मंडी के लिए यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं वहाँ से लेकर, और इसमें आप जाएंगे तो 2024 से लेकर पूरा अभी तक जो है पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो देख लीजिएगा इसको। तो हमने जनरल नॉलेज का जो है सामान्य ज्ञान का पेपर सॉल्व कर रहे थे, मैंने यहाँ पर बताया था। इस सवाल में आपने जो है पढ़ा था कल पिछले क्लासेस में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 56, 55 और यहाँ पर 54, 52 आर्टिकल पढ़े थे। एमएलसी यहाँ पर नहीं आते हैं, मतलब विधान परिषद के सदस्य नहीं आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी वाला हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा, उसमें बताया। आगे देखिए, निम्नलिखित में न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, ये पॉलिटी से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको बताया हूँ कि जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में यहाँ पर 2014 आर्टिकल के 214 आर्टिकल के अंतर्गत ये होता है। ठीक है, इनका नियुक्ति होता है, राज्यपाल इनका शपथ लेते हैं, राज्यपाल के पास यहाँ लोग शपथ लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है? यहाँ पर अगला सवाल दिया है 88 नंबर, देखेंगे। भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है। वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करता है? विकृत चित्त यहाँ पर बोलेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं अनसाउंड माइंड। ठीक है, अनसाउंड माइंड बोलेंगे। अनसाउंड माइंड को, उसको हम कैसे यहाँ पर घोषित कौन करता है कि ये जो है विकृत चित्त का है? तो इसके बारे में देखते हैं, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का काम क्या रहता है? देखो, राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है? भारत के राष्ट्रपति देश का कार्यपालक जो है, कार्यपालिका का जो है प्रमुख होता है। ठीक है, मतलब कार्यकारी शक्ति इसमें निहित होती है। शक्तियों में जैसे संसद को बुलाना, सत्रावसान करना मतलब खत्म करना, लोकसभा को भंग करना। ठीक है, विधेयक पर सहमति असहमति, अपनी सहमति देना यहाँ पर राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति की प्रत्यक्ष रूप से किसी भी नागरिक या फिर मतलब किसी भी मानसिक स्वास्थ्य में, मतलब बोले तो उन्हें, किसी भी व्यक्ति को, अगर वो चुनाव विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है तो उसको अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। ये भूमिका राष्ट्रपति के पास नहीं होता है कि वो अयोग्य है, मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? ये भी कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्य के अंतर्गत होता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, राज्य के विधानमंडल को बुलाना, सत्रावसान करना, भंग करना, विधेयक पर सहमति देना, ये सभी इसके कार्य होते हैं। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थिति में क्या करते हैं? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं, कौन? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है विकृत की घोषणा करने का अधिकार इनको भी नहीं है। ठीक है, आगे सक्षम न्यायालय। सक्षम न्यायालय जानते हो, यहाँ पर हम आर्टिकल 191 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 191, और जो है ये 1951 में, मतलब जन प्रतिनिधित्व अधिनियम हुआ था 1951 के अनुसार। मतलब एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य चुने जाने या फिर होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, या यदि वह विकृत चित्त का है तो वह सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आवश्यकता क्या है? तो केवल जैसे मानसिक, मतलब किसी का मानसिक खराब है, मानसिक स्थिति खराब है और आरोप भी लगा हुआ है, साथ में डॉक्टर का प्रमाण पत्र पर्याप्त अगर है, तो वो क्या होगा? वो सक्षम न्यायालय में घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है? आगे देखो, मुख्य चिकित्सा या मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, इसमें नहीं होता है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिसे हम क्या बोलते हैं? CMHO बोलते हैं,
CMHO बोलते हैं। ठीक है, जिले का वरिष्ठ होता है चिकित्सा शिक्षा सॉरी सरकारी चिकित्सा अधिकारी होता है, CMHO बोलते हैं, CMHO बोलते हैं उसको। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य होते हैं अस्पतालों का मैनेजमेंट करता है यही, ठीक है। और साथ में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी करता है कौन, CMHO यहाँ पर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी कर देगा उसके पास, ये ठीक है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को विकृत घोषित करने, चुनाव लड़ने से जो कानूनी रूप होता है उसको, उसके तहत ये कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, सक्षम न्यायालय जो है उसको घोषित करता है कि आप विकृत वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ सक्षम न्यायालय आएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है कि एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा। ऐसे सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है कि यहाँ पर लोकसभा दिया रहता है और यहाँ पर राज्यसभा। जैसे अगर हम संसद देश में बात करें तो संसद के यहाँ पर अंग होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से राज्य में होता है, राज्य को बोलते हैं विधानमंडल, विधानमंडल में होता है एक विधानसभा और एक विधान परिषद होता है, जैसे राज्यसभा होता है। ठीक है, अगर कोई विधेयक, कोई भी कानून, ठीक है, कोई भी कानून अगर विधानसभा में पारित होता है, आर्टिकल 196, कितना, 196 की बात कर रहे हैं, 5 96 सबको 5 में, ये इसके अनुसार कोई भी विधेयक विधानसभा में अगर लंबित है, मतलब विधानसभा में है, ठीक है, और उसके बाद विधानसभा द्वारा पारित हो जाता है, उसके बाद वो विधान परिषद में जाता है, वहाँ पर रुके रहता है, लंबित हो रहता है, तो विधानसभा यदि विघटन होता है तो विधेयक जो होगा, जो कानून होगा, वो अपने यहाँ पर व्यापकगत हो जाएगा, मतलब लैप्स हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधेयक व्यापकगत हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा खत्म हो चुकी है ना, विधानसभा यानी वो समाप्त हो जाता है, व्यापकगत का मतलब समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर विधानसभा खत्म होता है तो जो विधेयक है वो खत्म हो जाएगा। जो भी नया विधानसभा बनेगा वो नए सिरे से उस विधेयक को शुरू कर सकता है, शुरू करना होगा उसको। आगे ऑप्शन दिया है कि यदि यह विधान परिषद द्वारा पारित हो गया तो यह कानून बन जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि विधानसभा के विघटन के साथ ही क्या हो जाएगा, वो विधेयक भी खत्म हो जाएगा, वो कानून भी खत्म हो जाएगा। विधान परिषद द्वारा बाद में इसे पारित करने पर कोई भी कानून का प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से नई विधानसभा इस पर पुनर्विचार करेगी, तो ये भी जो है मतलब कुछ हद तक सही है कि, लेकिन यहाँ पर बताइए कि ये गलत, ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो अगर हम नई विधानसभा चाहे तो एक नया नियम बना सकता है, नया कानून पेश कर सकता है, लेकिन उस पर विचार कर सकता है। लेकिन अगर टेक्निकली रूप से अगर देखें व्यापकगत हो गया है, विधेयक समाप्त हो चुका है, तो इस पर पुनर्विचार नहीं कर सकते। ठीक है, बल्कि नया विधेयक बना सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति को संदर्भ, ये भी गलत हो जाता है, राष्ट्रपति को यहाँ पर संदर्भ नहीं तो होता है, राष्ट्रपति को नहीं होता है। विधेयक राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जाता है, राज्य में राज्यपाल के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति के लिए नहीं, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है, सर कुछ मामले होते हैं जहाँ, कुछ स्पेशल मामले होते हैं जहाँ पर राज्यपाल अपने विधेयक को रख सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसके आरक्षित रख सकता है, लेकिन विघटन की स्थिति में अगर देखें तो ये नियम नहीं होता है, क्योंकि विधेयक पहले ही व्यापकगत हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, राइट आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर दिया है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई, तो यहाँ पर जानते हो इसका नाम है क्या, ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो भारत सरकार पर आधिकारिक तौर पर क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहले जो है राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था किसको, शक संवत को, शक को अपनाया गया था, शक संवत को अपनाया गया था, लेकिन जैसे सरकारी वगैरह काम करना है तो इसके लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें और भी दिया, जैसे बाबूलाल चतुर्वेदी कैलेंडर है, बाबूलाल चतुर्वेदी क्या है, ये हिंदू पंचांग बोला जाता है इसको, हिंदू पंचांग। ठीक है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, धार्मिक और जो ज्योतिषी लोग होते हैं उसके लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पर सरकारी कोई मान्यता इसमें नहीं होता है। ग्रेगोरियन समझ गए। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय से भारतीय कैलेंडर भी इसको कहा जाता है, किसको, ग्रेगोरियन कैलेंडर को कहा जाता है। ठीक है, आगे भारतीय कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर इसी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कहा गया, मतलब ये किसको कहा जाता है, शक, शक को, शक
कैलेंडर को कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 22 मार्च 1957 को। ठीक है, मतलब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ये जो भारतीय कैलेंडर है इसका उपयोग करते हैं गजट में। गैजेट बोलते हैं, मतलब भारत का राजपत्र बोलते हैं। कहाँ बोलते? जैसे छत्तीसगढ़ का राजपत्र होता है, भारत के राजपत्र में। ठीक है, तो भारत के राजपत्र में यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे ऑल इंडिया रेडियो जैसे प्रसारण होता है उसमें भी आपको जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल होता है, वो उसमें तो अलग है, लेकिन भारतीय कैलेंडर में यहाँ पर देखने को मिलता है किसको? शक कैलेंडर को मिलता है। ठीक है, विक्रमी कैलेंडर जो कि विक्रमी के लिए उपमहाद्वीप में इस्तेमाल होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में। ये अभी वर्तमान में कहाँ है? नेपाल। नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर माना जाता है। ठीक है, इसका भी उपयोग कहाँ करते हैं? त्योहार, धार्मिक, ये सब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रेगोरियन कैलेंडर हो जाता है। यहाँ पर दिया है किस संविधान अनुच्छेद में, मतलब किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यहाँ पर दिया गया है? देखो 29 है, 30 है, 28 है, 27 है। 27 में क्या है? देखो 27 में है किसी भी धर्म, मतलब किसी स्पेशल धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पर टैक्सेस मतलब करों के भुगतान करने से मुक्ति यहाँ प्रदान किया गया है। किसमें? जो है 27 के अंतर्गत। कोई भी धर्म, कोई स्पेशल धर्म को आप जो है उसमें आप टैक्स देने नहीं, मतलब देना नहीं है। कोई भी आपका जो है स्पेशल कोई भी धर्म के लिए धार्मिक टैक्स के रूप में, जैसे भारत सरकार बोल रहा है कोई भी धर्म है उसका आप प्रचार करने के लिए अपना टैक्स दीजिए, तो वो देना नहीं है। ठीक है, इसका उल्लंघन हो जाएगा। फिर 28 में क्या है? तो ये भी जैसे देखिए, कोई भी सरकारी वित्त पोषित मतलब शिक्षण है, मतलब सरकार द्वारा, राज्य द्वारा कोई भी सरकारी संस्थान है, वहाँ पर धर्म का प्रचार या फिर धार्मिक शिक्षा नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो धर्म की शिक्षा नहीं लेना है यहाँ पर 28 के अंतर्गत। 29 में क्या है? 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक में हितों का संरक्षण इसके अंतर्गत कहा गया है। मतलब किसी भी वर्ग की अपनी जो है एक स्पेशल भाषा, लिपि या संस्कृति होता है, मतलब किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी विशेष मतलब वर्ग की स्पेशल भाषा, संस्कृति, उसको संरक्षित करने का अधिकार कौन देता है? 29 के तहत। ठीक है, 29 में भारत के क्षेत्र, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 30 क्या है? तो 30 भी जो है यहाँ पर शिक्षण संस्थान हो, जैसे जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर स्थापना करना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक को या अधिकार से संबंधित है। इसको जो है यहाँ पर 30 में, तो 29 और 30 में समझ गए ना। 29 क्या है? हितों का संरक्षण करता है। जैसे उनका जो है जो भी स्पेशल भाषा है उन लोग का रहने खाने के लिए, ऐसे जो उनकी कल्चर है उसको जो है संरक्षण कौन करता है? आर्टिकल 29 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 29 के तहत। 30 में क्या है? 30 में यहाँ पर अल्पसंख्यक जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना करेंगे और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों को क्या देता है? अधिकार रहता है इसके अंतर्गत। ठीक है, 30 के अंतर्गत। समझ गए सभी चीज़ें? ठीक है, 28 को समझ गए? 28 को समझ गए कि भी सरकार द्वारा कोई भी वित्त पोषित योजना मतलब इंस्टीट्यूट है, सरकार द्वारा कोई भी चलाया जा रहा है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। आगे सवाल दिया है कि राज्यसभा के उप सभापति को मतलब पद से हटाने करने के विषय में क्या सही नहीं है बोल रहा है। देखो पहला तो बोल रहा है कि प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जाता है। पहले इसके बारे में मैं समझा देता हूँ कि प्रस्ताव की शुरुआत कैसे होता है। देखो शुरुआत होता है उपसभापति के बारे में हो रहा है, तो उपसभापति जो होते हैं वे केवल राज्य से शुरू, कहाँ से होगा? राज्यसभा से शुरू होगा। ठीक है, केवल राज्यसभा से शुरू किया जाता है, इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। और इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले आपको जो है नोटिस देना यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, पहले सूचना। और साथ में इसका मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब सदन के कुल सदस्य का बहुमत, न कि केवल उपस्थित और मतदान। मतलब सदन के कुल सदस्य, यहाँ पर लिखा है कि सदन के तत्कालिक सदस्य, मतलब सदन तत्कालिक नहीं, सदन के कुल सदस्य ये होगा। तो मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर चौथा देखो, और ये वाला देखो, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत। तो कहने का अर्थ क्या है कि देखिए, सदन के कुल सदस्य का बहुमत, ठीक है, कुल सदस्य का बहुमत, न कि केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। उदाहरण के लिए अगर 245 सीट है, ठीक है,
तो 123 या उससे अधिक सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, भले ही बैठक में कम सदस्य मौजूद हो। ठीक है, तो 123 या उससे अधिक हो। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि सदन के कुल सदस्य का बहुमत, न केवल उपस्थित और मतदान करने वाले का। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, तीसरा भी देखो यहाँ पर पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। कहने का मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी देखो, ये हस्ताक्षर के लिए बोला है। तो प्रस्ताव के लिए सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है, इसके लिए 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो ये वाला बात गलत हो जाता है। देखो यहाँ पर ये पहला गलत है, पहला किसी भी नहीं यहाँ पर राज्य में, तो पहला और तीसरा, पहला तीसरा यहाँ पर ये पहला तीसरा है, यहाँ पर राइट आंसर सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे देखो चुनने का और कूट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको समझना होगा। देखो उपसभापति के बारे में कैसे आपको यहाँ पर देना है, इसी तरीके से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अलग अलग मंत्रिपरिषद के बारे में आता है। आर्टिकल के बारे में बता दो, 90 आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद उपसभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है कितना में है, 90 ग में। ठीक है, 90 ग याद करें तो कर सकते हैं, 90 ग में आप इसको जो है यहाँ पर देखेंगे। राज्यसभा की प्रक्रिया नियम लगता है वहाँ पर, क्योंकि वहीं का उपसभापति होता है। ठीक, आगे सवाल यहाँ पर दिखा, निम्नलिखित में किस वैदिक ग्रंथ में पुष्वन पुष्वन के बारे में यहाँ पर पूछा है, से लेकर मृत दाह तक के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित है। तो पहला दिया है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में जैसे कानून के बारे में हो गया, ठीक है, कानून हो गया, आचरण हो गया, नियम हो गया, सामाजिक जो कर्तव्य है वो सब न्याय इसी माना जाता है धर्म सूत्र में। गृह सूत्र में क्या होता है, जो घरेलू समारोह होता है, गृह। ठीक है, जैसे कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे जन्म जन्म हो गया, विवाह हो गया, मृत्यु हो गया, ये सब चीजें इसके अंतर्गत होता है। मतलब जो जीवन चक्र चलता है उसको हम गृह सूत्र में रखते हैं। कौन सा में, जीवन चक्र, जैसे हम जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद विवाह, फिर उसके मृत्यु, ये सब किस में होता है, जीवन चक्र गृह सूत्र में होता है। तो गृह सूत्र पढ़ोगे तो यहाँ पर आपका जीवन के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, जीवन चक्र के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। और ऐसे आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो स्रोत सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। स्रोत सूत्र क्या है, इसमें कोई भी जैसे सार्वजनिक यज्ञ हो गए, ठीक है, यज्ञ, यज्ञ, पुरोहित जो पुजारी होते हैं, पुरोहित, मतलब जैसे यज्ञ, पुरोहित और जो अग्नियां हैं, आग, इसकी आवश्यकता होती है इसके अंतर्गत। विशिष्ट सूत्र इसमें जो है साहित्य रूप से मतलब विशिष्ट का मतलब विशेष, विशेष काम या फिर मान्यता का पाठ यहाँ पर बोल सकते हैं, जो विशेष चीजें होती है उसके अंतर्गत होता है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, गृह सूत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अंतर्गत सारा चीज काम होता है यहाँ पर। ठीक है, विवाह, जन्म, मृत्यु सब इसी के अंदर होता है। आगे यहाँ पर देखते हैं, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी का संबंधित है। तो मैं पहले जगह बताता हूँ, बीजापुर। बीजापुर जो है कहाँ पर है, वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य का एक मुख्यालय माना जाता है। ठीक है, जिसे विजयपुरा भी कहा जाता है, विजयपुरा कहा जाता है। इसमें इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर सल्तनत, मतलब बीजापुर सल्तनत की स्थापना हुआ था, कौन, आदिल शाह का वंश यहाँ पर था। बस सुने रहो आप थोड़ा सा। ठीक है, आदिल शाही वंश यहाँ पर थे। तो आदिल शाही वंश नहीं किया था, चांद बीबी की शादी बीजापुर के सुल्तान आदिल अली आदिल शाह के साथ, मतलब प्रथम से हुआ था। अपने पति की मृत्यु हो जाती है, चांद बीवी का मतलब पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की ओर से जो है यहाँ पर उनका संरक्षण मिलता है। आगे है गोलकोंडा। गोलकोंडा कहाँ पर है, तो पहले गोलकोंडा के बारे में जान लो। ये गोलकोंडा किला जो है ये खंडहर, मतलब तेलंगाना राज्य, कहाँ, तेलंगाना राज्य, तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और अहमदनगर कहाँ पर है, तो ये जो है वर्तमान में अगर महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र राज्य का एक जिला मुख्यालय यहाँ पर है। ठीक है, जिसे अभी क्या अहिल्या नगर भी कहा जाता है यहाँ पर। बरार, बरार कहाँ पर है, तो ये जो है कई बार ऐतिहासिक क्षेत्र देखने को मिलता है यहाँ पर, वर्तमान में महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र के राज्य में जो है पूर्व मध्य के बाद में
पूर्व मध्य भाग विदर्भ वाले क्षेत्र में वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर अहमदनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर जो है निजाम शाही वंश, कौन, निजाम शाही, निजाम शाही वंश का जो है शासन था। चांद बीबी का जन्म इसी में हुआ था, दिल्ली मतलब इसी सल्तनत में सुल्तान हुसैन निजाम शाह, हुजैम निजाम शाह प्रथम की बेटी हुई थी, कौन, वो चांद बीबी। ठीक है, तो 1595 की बात है, 1595 96 की बात है, तो उस समय का इतिहास एक बार देख लेना अच्छे से। यहाँ पर तो अहमद किले की रक्षा यही यहाँ पर किया थे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बाकी गोलकुंडा के बारे में पढ़ना, यहाँ पर कुतुब शाही वंश थे, उन्हें हीरो का व्यापार गोलकुंडा किले से जो यहाँ पर प्रसिद्ध माना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुसलमानों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया, स्थापत्य। देखो, पहला जो है मुगलों, जो भारतीय संस्कृति होता है वहाँ पर विभिन्न योगदान दिए, जो मुगल लोग आए थे वहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा दिए थे वो स्थापत्य कला में था। इसमें था स्थापत्य कला, यहाँ पर आर्किटेक्चर जो है कहा जाता है, इनमें सर्वाधिक योगदान था। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जो इमारतें थी, इमारत, ठीक है, इमारत था, मकबरा था, ठीक है, मस्जिद था, किले बनवाए थे उन्होंने। तो भारतीय जो अगर हम स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो स्थापत्य ज़्यादा था यहाँ पर। ठीक है, और अगर चित्रकला के बारे में जाने, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे फतेहपुर सिकरी है, आगरा का किला है, ठीक है, कई सारे बड़े बड़े जो है इमारत है, इसमें ज़्यादा योगदान है। चित्रकला में जैसे मुगल काल में चित्रकला का भी जो है विकास हुआ था, जिसमें आपका मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं, मिनिएचर उसका जो है यहाँ पर मिलता है। मूर्ति कला में क्या होता है, मुगल काल में मूर्ति कला का उतना ध्यान यहाँ पर नहीं दिया गया था, स्थापत्य और चित्रकला में ज़्यादा था इसमें। ठीक है, नृत्य जो है मुगलों का योगदान मतलब अन्य क्षेत्र से यहाँ पर कम था, सबसे मतलब कम थे यहाँ पर तुलना, मतलब इस क्षेत्र में कम ध्यान देते थे उन लोग। ठीक है, समझे इस प्रकार से। आगे सवाल दिया है यहाँ पर, आधुनिक इतिहास, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई। तो अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर पहले चंपारण, चंपारण के बारे में देखते हैं। तो चंपारण जो है 1917 में, हम जानते हैं इसके बारे में, 1917 में हुआ था। भारत में महात्मा गांधी का जो है पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वह स्वयं किए थे। ठीक है, स्वयं किए थे। उसके बाद खेड़ा आंदोलन होता है, खेड़ा कब होता है, तो 1918 में यहाँ पर होता है। तो 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है, और जिसमें क्या होता है, सरदार जो है पटेल गांधी जी के अधीन आकर, मतलब गांधी जी के अंडर में रहकर सहयोगी के रूप में गांधी जी की भूमिका अपना निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके बाद आता है मिल हड़ताल, इसी भी उस समय 1918 में ही आपको जो है मिल श्रमिकों के लिए बेहतर मजदूरी निश्चित करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह क्या था, तो ये 1928 में होता है, कब, 1928 में, 1928 में बारदोली सत्याग्रह के यहाँ पर निभाते हैं कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर जो है निभाते हैं। ठीक है, और 22% बारदोली सत्याग्रह के बाद 22% कर वृद्धि के खिलाफ जो है यहाँ पर किसानों का एक अहिंसक मतलब विरोध था इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती है। पटेल मतलब होते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस नेता के रूप में स्थापित उनको किया जाता है। बारदोली की महिलाओं में उन्हें सरदार की उपाधि देते हैं, कौन, जो बारदोली की महिलाएं क्या करती है, सरदार की उपाधि देते हैं किसको, ये वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है। आगे सवाल दिया है कि राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था। देखो यहाँ पर देखते हैं, पहला है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक होता है। 1905 जब ये वायसराय रहते हैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है, इनके काल में प्रमुख घटना क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसका मतलब 1905 में इन्होंने आदेश दिया, और इसका जो है विभाजन काफ़ी महत्वपूर्ण घटना ये जाना जाता है। फिर उसके बाद लॉर्ड यहाँ पर लिनथिगो, मतलब लिनलिथगो, ये जो थे इनका जो है 1936 से 1944 तक रहता है।
1936 से 1944 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे। ये वायसराय के रूप में सबसे लंबा कब लंबा कार्यकाल इनका होता है। प्रमुख घटना क्या होता है, देखो यहाँ पर 1944 से मतलब इनके अंतर्गत जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरुआत हुआ और 1940 में क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव जो है शुरू हुआ था इसमें। तो इनका जो है कार्यकाल बड़ा माना जाता है किसको, लॉर्ड लिन लिथगो को। लॉर्ड आगे है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका जो है 1905 से 1910 तक रहता है। भारत के वायसराय रहते हैं 1910 तक। प्रमुख घटना क्या हुआ, मार्ले मिंटो जो है सुधार, मतलब 1909 में के लिए जाने जाते हैं, मतलब मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की शुरुआत किया था। ठीक है, जिसको सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के जनक कहे जाते हैं, कौन, लॉर्ड मिंटो। मिंटो मिंटो में चेंज कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से हम याद रखते हैं। लॉर्ड हॉर्डिज द्वितीय, हॉर्डिज हॉर्डिज क्या थे, ये 1910 में से 1916 तक ये वायसराय रहते हैं। 1916 तक वायसराय रहते हैं। प्रमुख घटना क्या हुआ कि 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजित किया गया था और बंगाल के विभाजन को रद्द करके राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर और भी देखते हैं, जैसे 23 सितंबर 1912, इस 11 है 1912 में दिल्ली में प्रवेश, एक जुलूस निकाला गया था और बम फेंका गया था। तो दिल्ली षड्यंत्र मामला जो है यहीं पर बोलते हैं, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस जो है दिल्ली हार्डिज हमला के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका जो है डी ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिज द्वितीय यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हार्डिज हो जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किया। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है खान अब्दुल गफ्फार खान, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। खान अब्दुल जो है गफ्फार खान, इन्हीं को जो है सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी। ठीक है, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने 1929 में जो है खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किया, जिसे क्या कहा जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, तो लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, अंग्रेज शासन के खिलाफ इन्होंने विरोध किया, आंदोलन शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रेरित किया लोगों को, और हिंदू मुस्लिम को एक साथ इन्होंने वकालत भी किया था, और भारत जो विभाजन हुआ था उसको कड़ा विरोध किया था। कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। मौलाना मोहम्मद अली एक प्रमुख मुस्लिम नेता थे, और यहाँ पर इनको जो है कार्यकर्ता पत्रकार भी थे। ठीक है, भाई शौकत अली के जो है साथ मिलकर इन्होंने खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 से लेकर 1924 तक, ठीक है, खिलाफत आंदोलन में अपना भूमिका निभाया, और इस प्रकार से उन्होंने जो है गांधी के असहयोग आंदोलन का भी समर्थन किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे। अबुल कलाम आज़ाद जो ये लेखक माने जाते हैं, विद्वान माने जाते हैं, 1912 की अगर बात करें, 1912 में जो है इन्होंने साप्ताहिक हिंदू पत्र समाचार पत्र अल हिलाल का था, अल हिलाल शुरू किया था। अल हिलाल साप्ताहिक पत्र था, ये शुरू किया था, और उन्होंने जो है भारत अंग्रेजों के खिलाफ मतलब आवाज़ उठाया था। भारत में आंदोलन के लिए वह मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और सबसे कम उम्र में जो है ये अध्यक्ष बने, लगभग 35 वर्ष की उम्र में जो है यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के बाद भारत के जो है पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे, शिक्षा मंत्री। ठीक है, मौलाना शौकत अली जो मौलाना मोहम्मद अली के जो है भाई हैं। ठीक है, भाई माने जाते हैं, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते हैं ये भी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने भी सपोर्ट किया था। राइट आंसर यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। भूदान के बारे में पहले देखो, आचार्य कृपलानी जो है, जेबी कृपलानी मतलब इनको मान बोलते हैं। ठीक है, ये जो है गांधीवादी विचारधारा के थे, पर्यावरण लेखक भी थे, पर्यावरणविद मतलब विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने किसान किसान मजदूर मजदूर प्रजा प्रजा के जो है पार्टी की स्थापना किया था।
और साथ में ये 6 झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन? आचार्य कृपलानी, जो कि जेबी कृपलानी इनको कहा जाता है। ये झंडा समिति के अध्यक्ष कहे जाते हैं, झंडा समिति के अध्यक्ष होते हैं। आचार्य नरेंद्र देव जो है ये भी विद्वान होते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म जैन धर्म के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इनको प्रोफेसर माना जाते हैं, इतिहास के प्रोफेसर थे, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। आचार्य विनोबा भावे इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और साथ में भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था। भूदान आंदोलन का शुरुआत किया, जिसके लिए जो है सबसे अधिक जाने जाते हैं। कौन? भूदान के मामले में। भूदान आंदोलन क्या था? देखो इसके बारे में भी समझ लो आप, क्योंकि भूदान क्या है इसके बारे में। तो इसको जो है कहा जाता है रक्तहीन क्रांति। रक्त रक्तहीन रक्तहीन क्रांति इसको जाना जाता है। इसकी शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने किया था, लगभग यहाँ पर 18 अप्रैल 1951 में, ठीक है। ये भूदाल इनका जो है मेन चीज़, इनका जन्म मतलब कहाँ से थे? ये तेलंगाना के जो है पोचमपल्ली गांव से थे, ठीक है। तो ये मेनली भूदान आंदोलन क्या था? इनका जो है मुख्य उद्देश्य था कि जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब धनी लोग हैं, धनी भूस्वामी हैं, मतलब धनी लोग हैं, वे अपना जो कृषि योग्य भूमि है उसका छठवां हिस्सा जो है वो किसको देंगे? गरीब किसान को देंगे, जिसके पास भूमि नहीं है उसको देंगे, ताकि वो किसानों के बीच जो है अपना खेती वगैरह कर सके, ठीक है। और इसमें कोई कानूनी दबाव या बल नहीं था, मतलब कोई भी कानूनी दबाव नहीं था। आपका हृदय परिवर्तन हो गया, आपके मन में लग रहा है तो आप दान कर सकते हैं। आगे चलकर यही जो है ग्राम दान के अंतर्गत बदल जाता है। ग्राम दान मतलब ग्राम को दान करने के लिए, मतलब ठीक है, विकसित किया गया यहाँ पर। मतलब पूरे गांव को सामूहिक रूप से अपनी भूमि का दान कर सकते हैं, आपके अंदर है तो। कानूनी मान्यता के रूप में अगर बात करें तो 1954 में अगर हम देखेंगे तो 1954 में बिहार में भूदान यज्ञ अधिनियम के जो है कानून पारित किया गया था उस समय पे। अगर इसी के नियम के आधार पर देखो कि क्या इसका कोई फायदा हुआ था, तो बिल्कुल हुआ था। लगभग 44 लाख एकड़ जो है यहाँ पर भूमि दान में प्राप्त हुआ था। उसमें से जो है 13 लाख केवल क्या किया गया? 13 लाख जो एकड़ जमीन भूमि था वो परिवारों में जो है बांट दी गई थी, ठीक है। तो ये है आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर। आचार्य विनोबा भावे, इनके बारे में जानते रहो, तो इसको भूदान यहाँ पर कहा जाता है। कर्वे के बारे में पढ़ते हैं, महर्षि कर्वे के नाम से जाना जाता है, आचार्य कर्वे का, ठीक है। यहाँ पर इनके ये भी जो है महिला शिक्षा विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था इन्होंने। बस इतना आपका काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए भूदान क्या होता है। आचार्य विनोबा भावे का बहुत ही अच्छा काम किया था इन्होंने। आज के समय में तो ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। सरकार के अंदर सब है, लेकिन इस स्थिति में अगर हम कोई दान दे, ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर ये वाला हो जाता है। आगे सवाल है मानव भूगोल के जनक कौन है? तो ये सवाल तो कॉमन होगा, बता लिए होंगे राइट आंसर। तो देखो ये हम जानते हैं सबके बारे में, जैसे फ्रेडरिक रेडजेल रहते हैं, ये आधुनिक मानव भूगोल, कौन? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहा जाते हैं। मानव समाज, उनके जो भौगोलिक वातावरण है, उसके जो रिलेशन है, उस पर जोर दिया है। तो यहीं पर आपका राइट आंसर यही वाला हो जाता है। कार्ल सावर के बारे में जानेंगे, तो यहाँ पर इनका नाम कार्ल ओ सावर है। ये अमेरिका से है, अमेरिका भूगोलवेत्ता है। इनको सांस्कृतिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। कौन? सांस्कृतिक भूगोल के जनक कहा जाते हैं। उन्होंने सांस्कृतिक, जैसे कल्चर लैंडस्केप बोलते हैं, उसकी इसके अंतर्गत बताया है कार्ल सावर ने, ठीक है। आगे है विडाल डी ब्लास। विडाल डी ब्लास जो है, ये जो है आधुनिक फ्रांसीसी बोलेंगे इनको, मतलब फ्रांसीसी भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। भूगोल, ठीक है, फ्रांसीसी भूगोल संस्थापक ये कहे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन कुछ हद तक इनको जो है मानव भूगोल में भी रखा जाता है कि मानव भूगोल के रूप में किया गया है, और उसके पर्यावरण के संबंध को बताया गया है। साथ में जीन ब्रूस यहाँ पर विडाल डिब्लास के इनके ही जो क्या थे, ये शिष्य थे, यहाँ पर शिष्य थे। तो ये भी जो है मानव भूगोल में अपना योगदान दिए थे, खासकर जो मानव भूगोल के सिद्धांत है, सिद्धांतों में इन्होंने जो है अपना मतलब योगदान दिया था, ठीक है, सिद्धांतों में। क्लियर है? राइट आंसर आपका ये वाला हो जाता है। क्लियर है? आगे देखो यहाँ पर खनिज से क्वेश्चन है, इसका सवाल मैं ऑलरेडी क्लास लिया था, उसको देख लेना एक बार, मैं पढ़ाया हूँ यहाँ पर। बम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बम्बे हाई जानते हो, पेट्रोलियम,
ठीक है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो बम्बई हाई या फिर मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा जो है अपतटीय, जो तट के क्षेत्र है, अपतटीय क्षेत्र है, अपतटीय क्षेत्र, वहाँ पर जो है कच्चा तेल, पेट्रोलियम जिसे कहा जाता है, वहाँ पर भंडारण है। कोयला की बात करें तो ये जो है मुख्य मतलब ईंधन माना जाता है, कार्बनिक खनिज माना जाता है। जैसे अगर आप एमपी में जाओगे, एमपी हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर पाया जाता है। हीरा की बात करें तो भारत में हीरे का भंडार मुख्य रूप में एमपी हो गया, एमपी में पाए जाते हैं। बॉक्साइट की बात करें, बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्राथमिक अयस्क है, यहाँ पर प्राइमरी अयस्क है, ये गर्म आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और एमपी में भी इसको पाया जाता है। तो ऐसे आपको राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो आगे देखो यहाँ पर 102 नंबर अब दिया हुआ है समय पर। ये देखो बगानी फसल, बगानी फसल तो समझ जाओगे, धान क्या है, धान एक खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ फसल है जिसका जो है हाई तापमान, अधिक वर्षा यहाँ पर लगता है, वर्षा के क्षेत्र में जो है यहाँ पर होता है, मतलब ये खरीफ फसल को, ठीक है। गेहूँ, गेहूँ का है एक रबी फसल है, रबी फसल है जिसमें सर्दियों में उगाया जाता है, भारत के जो उत्तर भारत है वहाँ पर इसको उगाया जाता है। जूट क्या है, एक नगदी फसल है, मतलब नगदी फसल को हम कैश बोलते हैं या फिर रेशेदार फसल हम बोल सकते हैं इसको, फाइबर से रिलेटेड, जिसमें मानसूनी खरीफ सीजन में इसको बोया जाता है, इसको भी, ठीक है। आगे चाय, चाय क्या है, तो चाय क्या है, बगानी फसल है, क्या है, एक बगानी फसल है, ठीक है, मतलब प्लांटेशन इसको कहा जाता है, एग्रीकल्चर। उदाहरण के लिए हम पर जैसे कोई बिजनेस में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर बगानी आपका हो जाता है, चाय, ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है, तो इसके बारे में जान जाओगे, कौन, कहाँ पर है, सोवियत संघ रूस यहाँ पर हो जाता है, सोवियत रूस। जर्मनी की बात करें तो पश्चिम जर्मनी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर राउरकेला में जो है इस्पात संयंत्र बना हुआ है, इसकी सहायता से कहाँ पर है, तो राउरकेला, राउरकेला में बना है। और ब्रिटेन की सहायता कहाँ है, तो मतलब जैसे यूनाइटेड किंगडम इसको बोला जाता है, ये जो है दुर्गापुर में यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। फ्रांस के बारे में, फ्रांस के सहयोग से भारत में जो है कोई भी इस्पात संयंत्र यहाँ पर नहीं बनाया गया है भारत में, ठीक है। यहाँ पर बाकी जैसे अगर रूस के बारे में करोगे तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है, यूएसएसआर रूस, जो है द्वितीय पंचवर्षीय मतलब लगभग 1955 के दौरान यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, समझे। आगे देखो, सिकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, सिकासेर बांध, देखो सोंढुर नदी, सोंढुर नदी जानते हो, सोंढुर नदी पर बना हुआ है, महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। और महानदी क्या है, महानदी जो है हीराकुंड बांध के मतलब महानदी पर हीराकुंड बांध है, कई सारे प्रमुख बांध यहाँ पर बने। हसदो पर आपका जो है क्या है, हसदो बांगो यहाँ पर निकलता है, क्या, हसदेव बांगो जिसको कहा जाता है, हसदेव बांगो मिनी माता, यहाँ पर बांध कहा जाता है इसको, मिनी माता भी कहा जाता है इसको। पैरी में सिकासेर बांध का जो है निर्माण किया गया है, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में, कहाँ, गरियाबंद, तो गरियाबंद जिले में यहाँ पर होगा में पैरी नदी पर ये बना हुआ है, क्या, राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा आपको बता दूंगा। पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ पर है, देखो पिग्मी, केन्या लिखा है, केन्या जो है पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में जहाँ पिग्मी जनजाति है इसको बोला जाता है, ठीक है, मतलब सॉरी, ये यहाँ पर पिग्मी जनजाति के मतलब यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, केन्या क्षेत्र में यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड एक जो है आर्कटिक द्वीप में, कहाँ पर, आर्कटिक द्वीप, जहाँ पर जो है इन्यूट लोग रहते हैं, मतलब पिग्मी लोग यहाँ नहीं रहते हैं इसमें, ग्रीनलैंड में। जायर, जायर यहाँ पर जो है यहाँ पर आते हैं कौन, पिग्मी लोग रहते हैं, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य अफ्रीका में बात करते हैं तो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि नदी के किनारे जायरे ये नदी है, इसी नदी के किनारे यहाँ पर पाए जाते हैं, नदी बेसिन में, ठीक है। ये पिग्मी जनजाति होते हैं, जनजाति, अभी देखा घास का पूछ दिया था, उसी प्रकार से कभी कभी सवाल पूछ देता है पूरा वर्ल्ड से, ठीक है। तो यहाँ पर वर्षा वन में निवास करते हैं। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान जो है मध्य एशिया में विशाल मतलब देश माना जाता है, यहाँ पर पिग्मी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा है कजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। विश्व में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, विश्व में बात कर रहा है, देखो 33, अगर बात करें तो 33 जो है ये मतलब एवरेज, एवरेज से बहुत कम है, ये कम है,
ठीक है। अगर 63 मानोगे तो 2025 के अनुमान लगाकर अगर हम केवल भूमि क्षेत्र की बात करें तो विश्व का जनसंख्या घनत्व लगभग 53, कितना, 53 53 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन विकल्प में जो है एवरेज का सबसे करीब जो है यहाँ पर 63 है, तो 63 आपका राइट आंसर है। लेकिन अगर ऐसे हम बात करेंगे तो 53 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अगर हम विश्व में बात करते हैं, विश्व के जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करोगे तो 53 व्यक्ति 2025 के अनुसार 53 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 133 यहाँ पर एशिया का मतलब बात करें, 133 घने आबादी मतलब अगर हम बोलेंगे तो ये एशिया जैसे मतलब घनी आबादी एशिया में हम बोल सकते हैं कि होगा। ठीक है, एशिया में जो घनी आबादी वाले महाद्वीप है वहाँ के करीब हो। 163 में आपका जो है विश्व के औसत से बहुत अधिक यहाँ पर इसको कहेंगे। ठीक है, तो समझ गए, 53 है, 63 यहाँ पर लग रहा है, तो इसका आपका मार देना है। आगे देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र किसे शामिल है जो है, तो विनिर्माण जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं ये द्वितीय क्षेत्र में है। यहाँ पर लिखा है द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में है। द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल को तैयार करके उत्पादों में बदला जाता है। यहाँ पर विद्युत विद्युत जैसे बिजली गैस जल है, ये कौन है, ये द्वितीयक है। ठीक है, द्वितीयक है। निर्माण निर्माण हो जा रहा है जहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्शन भवन जो है आदि बन रहे हैं, तो ये भी द्वितीयक है। ठीक है, द्वितीयक। खनन उत्खनन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। खनन उत्खनन ये जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में आपका शामिल किया जाता है, द्वितीयक में नहीं, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए 108 दिया हुआ है। 2001 से 2011 की अवधि से वृद्धि दर क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो उस समय की स्थिति अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22.61 आपका मतलब 61% यहाँ पर आपको होता है जनसंख्या दर, और यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आय कही जाती है, ये क्वेश्चन जो है अभी अमीन पटवारी में भी पूछा गया था, तो इसको थोड़ा सा देख लो। देखो, सकल घरेलू मतलब सकल घरेलू उत्पाद की कीमत मतलब जीडीपी एट मार्केट, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, जो भी देश की भौगोलिक सीमाएं हैं उसके भीतर जो निश्चित अवधि के दौरान जो उत्पादित जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर जीडीपी। ठीक है, तो यहाँ पर जो निवासी हैं, जो भी निवास कर रहा है या फिर जो गैर निवासी कर रहे हैं, यहाँ पर निवासित नहीं है लेकिन यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं हमारे देश में, तो ये यहाँ पर जितने भी आय उसका मौद्रिक मूल्य होता है उसी को कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम बात करें विदेशों के आय इसमें शामिल नहीं होते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत अगर हम बात करें तो एनडीपी बोलते हैं इसको, एनडीपी। ठीक है, मतलब एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी हो गया। ठीक है, जीडीपी और एनडीपी होता है। तो जब मूल्य ह्रास होता है मतलब मूल्य ह्रास होता है घटने के बाद, जब तो घरेलू सीमित यहाँ पर नेट हमको देखने को मिलता है, तो ये शुद्ध होता है। ठीक है, इसको शुद्ध बोलते हैं। और सी होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम बोलते हैं, तो इसको हम शुद्ध एनएनपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र की जो निवास कर रहे हैं मतलब हमारे देश के जो भी व्यक्ति निवास कर रहे हैं उनकी कुल आय को बोला जाता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है कितना कमाया। और जो विदेश में भी हैं, जो भारत के निवासी हैं वहाँ से जाकर वहाँ कर रहे हैं, और जो भारत के निवासी हैं और बाहर में जाके कमा रहे हैं तो भी उनको जो है एनएनपी बोलेंगे, मतलब उनका मेन आय है उनका। ठीक है, इस प्रकार से सकल राष्ट्रीय आय इसको बोलेंगे जीएनपी बोलेंगे। ठीक है, जीएनपी। ठीक, ग्रॉस नेशनल इनकम बोलेंगे। ये जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक को छोड़कर मतलब छोड़कर जो ओरिजिनल है शुद्ध आय यहाँ पर इसको लिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रीय आय शुद्ध आईएनएनपी बोला जाता है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, ये आपको आगे भी हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल से। आगे, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश, ये तो जान जाओगे, योजना अवकाश 1966 से लेकर 1969 तक, इतना ही जो है योजना अवकाश हुआ था। पहले दिया है 66 से 69, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसी को जो है यहाँ पर तीसरा पंचवर्षीय योजना अगर होना था जो कि नहीं हुआ। ठीक है, तो 1965 में भारत पाकिस्तान जो सूखा पड़ गया इस प्रकार से, तो पंचवर्षीय योजना यहाँ पर हट गया। ठीक है,
तो 3 योजनाएं मतलब आगे इसको प्लान होली या फिर ये देखो हॉलीडे बोलते हैं यहाँ पर। 78 से 80 के बारे में बात करें तो इस दौरान मतलब छोटा से योजना अवकाश था, तो इसको हम रोलिंग प्लान बोलते हैं। ठीक है, आप पढ़ेंगे हम लोग इसको आगे। ठीक है, तो रोलिंग प्लान इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देखने को मिलता है। तो और आगे देखो 90 से 92 दिया हुआ है, तो ये तीसरा योजना अवकाश था जब जो है केंद्र में मतलब कोई राजनीतिक परिवर्तन हुआ था, तो यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर पहला वाला हो जाता है। समझ में आया? आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। हरित क्रांति के बारे में दिया हुआ है, तो हरित क्रांति के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, पहले हम पंचवर्षीय योजना के बारे में एक बार समझ ही लेते हैं अच्छे से, क्या है कि कभी कभी हम इससे सवाल बन जाता है और ज़्यादा नहीं रहता है इंपॉर्टेंट। समझ लेते हैं। देखो, पहले हम पंचवर्षीय योजना को अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। जिससे हमारे भारत आज़ाद हुआ, भारत की शुरुआत में आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो पंचवर्षीय योजना लाना पड़ा, 5 ईयर प्लान, जो कि योजना आयोग ने क्या किया, 1951 से लेकर 2017 तक टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना चलता है। ठीक है, मतलब 5 ईयर प्लान चलता है, कहाँ 12 तक चलता है, जिससे जो है आर्थिक स्थिति को संतुलित किया जाए। तो इसको जो है शुरुआत होता है पहले से तीसरा। अगर हम देखेंगे तो पहला में किया था पंचवर्षीय योजना, पहला में और कृषि और उद्योग की बेसिक हम बोलेंगे, कृषि व उद्योग की बेसिक। कृषि और उद्योग की नींव हम मान सकते हैं यहाँ पर। तो भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो संसद में पहली पंचवर्षीय योजना लाया, जो कि 1951 से लेकर 1956 तक रहता है। ठीक है, 1956 तक 5 वर्ष हुआ ना। तो इसमें पेश किया जो है हैरोल्ड मॉडल डोमर पर थे। कौन? हेरोड, इनका हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर ये बना हुआ था, इस पर आधारित हुआ। इनका मुख्य जो फोकस था कृषि पर था। ठीक है, और खाद्यान्न में भी यहाँ पर कमी पड़ गया था जैसे। तो इसी स्थिति में जो है भांगड़ नागड़ जैसे बांध को उसमें इन्वेस्ट किए पैसा शुरू में योजना के तहत, और उसमें जो है काम शुरू हुआ। दूसरा पंचवर्षीय योजना में होता है 1956 से लेकर 1961 तक, बस याद रखे रहो कौन थे। तो ये भी आपका महालनोबिस के मॉडल पर रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो है औद्योगिकीकरण होने लगा, सार्वजनिक क्षेत्र को जोर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब उसके बाद तीसरा पंचवर्षीय योजना आता है। तीसरा में क्या हुआ? तीसरा आपका 1961 से लेकर 66 तक रहता है। 1961 से 1966 हमने अभी कहाँ देखा? देखो, 1966 से 69 अभी अवकाश होगा। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना था। तीसरा में क्या हुआ? देखो, यहाँ पर 1900 तीसरा पंचवर्षीय, इसी में कृषि और उद्योग दोनों हुआ। इसी में भी कृषि और उद्योग पर इन्होंने ध्यान दिया, लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध होने लगा उस समय। ठीक है, तो इसमें गंभीर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, हमारे जो है आर्थिक स्थिति खराब हो गया भारत के। इस वजह से योजना अवकाश लेना पड़ा, मतलब ठहराव या फिर योजना अवकाश बोलते हैं यहाँ पर। प्लान हॉलीडे चौथा यहाँ पर होना था, जो कि 1966 से लेकर 1969 तक होता है। ठीक है, तो 3 पंचवर्षीय योजना यहाँ पर लाया गया है, तीसरा तक। उसके बाद चौथा में आपका जो है योजना अवकाश आ जाता है। ठीक है, योजना की भी जो है यहाँ पर अवकाश बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसी में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था यहाँ पर। किसकी? हरित क्रांति। हरित क्रांति आया, इसी में योजना अवकाश में शुरुआत की गई, ताकि खाद्यान्न के लिए हम आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, और उसके बाद आगे चल के आपका पंचवर्षीय योजना आता है, कौन सा? 5वीं। ठीक है, 69 के बाद शुरुआत होता है। ठीक है, 69 मतलब तीसरी हो गई है, चौथी पंचवर्षीय योजना ना। चौथी आएगा यहाँ पर 1969, 1969 से लेकर 74 तक, 1974 यहाँ पर आपका चौथा पंचवर्षीय योजना शुरुआत होता है। यहाँ तो योजना अवकाश हो गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1974 तक चलता है। तो इसका लक्ष्य था जो है आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसके अंतर्गत। 5वीं पंचवर्षीय योजना आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 के बाद 78 तक शुरुआत होता है, 1974-78 तक। ठीक है, यहाँ तक 1978 तक। इसमें क्या होता है, ये जो है महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर गरीबी हटाना था। 1974 से 1978 में क्या करना था? गरीबी हटाओ।
ठीक है, क्या करो, गरीबी हटाओ, इस पर काम किए थे और आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया था। मोरारजी देसाई की सरकार था 1978 ने, मतलब उसमें पहले साल ही ये समाप्त हो गया था बाद में उस समय। अब उसके बाद छठी से आठवीं हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर पाँचवीं हो गया, छठवां में छठी योजना चलता है 1980, 1980 से लेकर 1985 तक चलता है और ये आपका छठवां योजना चलता है। छठवां योजना में उदारीकरण चला, मूल्य नियंत्रण यहाँ पर काम हुआ है उसमें, ठीक है। फिर 1990 से 92 के दौरान जो है यहाँ पर राजनीति, मतलब कुछ मुद्रा अवकाश यहाँ पर योजना लाया गया, उसके तहत एलपीजी गैस यहाँ पर लाया गया। फिर ये सातवीं हो गया। आठवीं आपका पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक रहता है और इसमें जो है उद्योगों का उद्योग का आधुनिकीकरण किया गया। नौवां में आपका जो है, नौवीं से लेकर 12वीं, मतलब नौवां में आपका जो है कितना रहता है, 1997 से लेकर 2017 तक अगर हम बात करें टोटल, यहाँ पर इसमें नौवीं रहता है, फिर 10वीं और 12वीं। इसमें 1997 से 2017 तक जो है ध्यान दिए सामाजिक न्याय, समानता, गरीबी को कम करना, पर्यावरण को सुधारना, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय 2012 से लेकर 2012 से 17 तक चलता है, 2017 तक, और 2017 को अंतिम योजना था, ठीक है। तो यहीं तक किया। बाद में जो है 1 जनवरी 2015 को क्या हुआ, ये योजना, मतलब नीति आयोग का जन्म हुआ यहाँ पर, ठीक है। मतलब पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग को जो है नीति आयोग में बदल दिया गया, ठीक है। यहाँ से आपका जो है पंचवर्षीय योजना होता है 12, इसको अच्छे से रिविजन कर लेने के बाद, ठीक है। आगे सवाल यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लिए। आगे देखिए, हरित क्रांति किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर कौन थे। देखो, पहले हम यहाँ पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते हैं। तो इनका कार्यकाल 1964 से लेकर 1966 तक रहता है, ठीक है। 1966 तक इनका कार्यकाल होता है और इन्होंने जो है हरित क्रांति का नींव रखा था, ठीक है। हरित क्रांति का नींव रखा था। उन्होंने जो है जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था और हाई उपज करने वाली किस्मों को, बीज को बढ़ावा दिया था, जिससे खाद्यान्न में बढ़ने की मदद मिली थी। कौन थे, तो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बारे में जानते हैं तो 1966 में प्रधानमंत्री बनी और उनका कार्यकाल हरित क्रांति में, मतलब उनका स्पीड बढ़ाना था। उन्होंने जो है 1968 में क्या किया, गेहूं क्रांति शुरुआत किया था, डाक टिकट के जरिए जो है इस पर भी काम किया था उन्होंने। आगे आते हैं जो कि मोरारजी देसाई का सरकार होता है और 1977 से 1979 तक ये रहते हैं प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जनता पार्टी। उनका जो है हरित क्रांति के बाद उनका जो है कृषि नीतियों पर, मतलब कोई विशेष काम नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। आगे नरसिम्हा राव का सरकार आता है जो कि 1991 से 1996 तक ये रहते हैं, ठीक है। तो नरसिम्हा राव की सरकार होता है 1999 से लेकर 1996 तक और ये प्रधानमंत्री बने रहते हैं और ये जो भारत की आर्थिक स्थिति, कृषि सुधार और उनका ध्यान मुख्य रूप से दिया था, ठीक है। सीधे तौर पर हरित क्रांति के जो है जुड़े हुए थे कौन, पीवी नरसिम्हा राव, मतलब नरसिम्हा राव यहाँ पर बोलेंगे, स्वर्गीय नरसिम्हा राव। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी की सरकार 1966 से 68 रहता है, मोरारजी देसाई का 77 से 79, मतलब। और यहाँ पर नरसिम्हा राव का 91 से 96 तक जो है मोरारजी देसाई का, नरसिम्हा राव का सरकार रहता है। आगे देखो, यहाँ पर कृषि भारत की आत्मा है का कथन किसने कहा था। तो यहाँ पर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आधुनिक भारत की नींव रखने का मतलब इनको कहा जाता है। इन्होंने उद्योग, कृषि, सिंचाई सभी चीज़ें काम किया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर कृषि भारत की आत्मा है, ये नारा इन्होंने नहीं दिया। कौन दिया था, देखो यहाँ पर से नहीं दिया था। आगे देखो, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हरित क्रांति को आगे बढ़ाया, बहुत अच्छा मतलब काम किया था, इनका भी नहीं है। जाकिर हुसैन कौन थे, तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। तीसरे राष्ट्रपति थे। शिक्षा क्षेत्र में जो है उनको बहुत योगदान माना जाता है, कृषि क्षेत्र में उनका नहीं कहा जाता। तो महात्मा गांधी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। तो महात्मा गांधी, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि जो देश है, मतलब लोग है, वो गांव में बसता है, सारा चीज़ भारत जो है गांव में बसता है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की आत्मा है, तो यही पर महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। समझे इसके बारे में, राइट आंसर।
आगे देखो, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा, फेमा किसे कहा जाता है, देखो एफ ई एम ए, फेमा। देखो फॉरेन, इसके बारे में समझ लो क्या क्या है। तो इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, आगे यहाँ पर मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं इसको, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, और इसको एक्ट बोलेंगे, मतलब फॉरेन मतलब विदेशी विनियमन प्रबंधन को मैनेजमेंट अधिनियम को एक्ट बोलेंगे इस प्रकार से। 1 जून 2000, इस प्रकार से याद रखना है आपको। ऑप्शन क्या दिया, 1973, 1973 को देखेंगे तो इसमें जो है विदेशी मुद्रा विनियमन मतलब अधिनियम पेश किया गया था, जिसके बाद फेमा फेमा में बदल दिया गया था। पहले फेरा था, फेरा से फेना फेमा में बदला गया। 1991 में क्या हुआ था, ये मतलब ही नहीं है राइट आंसर यहाँ पर। 1997 नहीं है, ये तो नहीं हुआ था, मतलब राइट आंसर यहाँ पर 2000 हो जाता है। कहने का मतलब विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 में क्या हुआ, संसद 1999 में संसद द्वारा पारित किया गया, और आधिकारिक तौर पर 1 जून 2000 को लागू किया गया। ठीक है, ऐसा आपको समझना है। फेमा के बारे में समझ गए यहाँ पर। आगे देखते हैं, फेमा फेमा समझ गए, ये विदेशी मुद्रा जो विनिमय अधिनियम मतलब एक्सचेंज करते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, 1 जून 2000 यहाँ पर इसको अब देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़े, इसको हो गया 1000 मतलब 114 नंबर। 114 में देखो, एक आदर्श एमीटर एंड एक आदर्श वोल्टामीटर के प्रतिरोध क्रमशः होते हैं। तो इसके बारे में मैं एक बार पढ़ा था, पहले एक बार देखे थे इसके बारे में। तो इसमें देखिए, एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्टामीटर, तो एमीटर के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे वोल्टामीटर के बारे में करते हैं। तो एक आदर्श एमीटर के बारे में बात करते हैं, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, और एक आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध जो होता है उच्च नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, अनंत होता है ये। ठीक है, अनंत होता है। जैसे अगर हम बात करें कि एक आदर्श को अगर हम इस श्रेणी में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ने पर प्रतिरोध नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए जो है प्रतिरोध 0 होना चाहिए। और एक आदर्श वोल्टामीटर को अगर हम समांतर पैरेलल जोड़ते हैं तो कोई परिपथ धारा नहीं लेगा, इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, 0 और अनंत यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, सवाल यहाँ पर देख, मध्यम अपवर्तनांक म्यू का किस पर निर्भर करता है, यहाँ पर बोल रहे हैं। तो देखो, अगर मध्यम तापक्रम मतलब तापमान बढ़ाने पर मध्यम का घनत्व कम हो जाता है, जिससे अपवर्तनांक क्या होता है, कम हो जाता है इसका। आगे है आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य, ये तो सही है। आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य अगर हम बात करें, जैसे अपवर्तनांक प्रकाश के रंग या फिर तरंग दैर्ध्य से थोड़ा अलग होता है, तो इसका मतलब अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए अपवर्तनांक भी अलग अलग होगा, तो ये भी सही है। मध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था यहाँ पे बोल रहा है। मध्यम, प्रत्येक मध्यम मतलब हम स्पेशल अपवर्तनांक की बात करें तो उसकी प्रकृति जैसे ठोस, द्रव, गैस इस अवस्था में रहता है। ठीक है, भौतिक अवस्था में, तो ये भी सही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, निम्न धातुओं को जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए। तो देखो, लोहा केवल भाप के साथ मतलब धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है, तो लोहा यहाँ पर क्या होगा, पहले देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, लोहा, लोहा पहले आ जाएगा। ठीक है, तो लोहा यहाँ में से कौन है, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा। आप बोल रहे हैं उसके बाद आपका लोहा के बाद आएगा कौन, जस्ता आएगा। जस्ता क्या करता है, गर्म पानी या भाप के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो यहाँ पर पहला, तो दूसरा पहला मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। उसके बाद आपका मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम क्या करता है, ठंडे पानी के साथ साथ धीरे धीरे और गर्म पानी के साथ तेजी से जो है अपना क्रिया करता है। आगे देखोगे कौन सा, सोडियम है। तो सोडियम जो होता है ठंडे पानी के साथ मतलब बहुत ही तेज गति से मतलब प्रतिक्रिया करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी वाला हो जाता है। आगे क्या दिया है क्वेश्चन देखते हैं। आगे, आगे जोड़ी मिलाने के लिए आया है, सूची, एक सूची से दूसरे सूची में मिलाइए। तो पहला देखिए यहाँ पर, ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, कौन होता है, चांदी, लिथियम, सोना, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये होता है चांदी। सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो सर्वाधिक जो है पाए जाने वाला मतलब पृथ्वी की जैसे ऊपर सतह है, तो वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में कौन धातु पाया जाता है, तो आपका एल्युमिनियम पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। आगे सर्वाधिक आघात वर्धनी, तो मतलब फैलने वाला धातु, सबसे आघात वर्धनी धातु कौन सा है, तो सोना है। ठीक है, सोना फैलता है।
ठीक है। उष्मा उष्मा का दुर्बलतम चालक कौन सा है? उष्मा का दुर्बलतम चालक यहाँ पर बोलेंगे कौन सा है? सीसा। ठीक है, सीसा क्या है? सीसा आपका जो है उष्मा का दुर्बलतम चालक है। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम यहाँ पर इसको बोला जाता है। कौन? लिथियम है यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा देखो। तो पहला का पांचवा यहाँ पर दो ऑप्शन में है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद दूसरा का पहला, पहला यहाँ पर, तो पांचवा पहला, मतलब ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ें। कौन से लवणों के विलयन का युग्मीय अम्लीय प्रकृति होता है? तो यहाँ पर देखिए, यह है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट दुर्बल क्षारक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम H2SO4 है। ठीक है, अगर इसके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा? हम यहाँ पर सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम सल्फेट है, ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। तो ये जो विलयन अगर आप इसको एक साथ जोड़ोगे तो इसको क्या होगा देखो, इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? MN2 है, तो यहाँ पर Mg और OH ये क्षारक अलग निकल जाएगा, प्लस में H2SO4 निकल जाएगा, H2SO4, और यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट, ये उदासीन विलयन होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये उदासीन हो जाएगा स्टेप 1 में यहाँ पर। उसके बाद आगे हम निकालते हैं, तो बी ऑप्शन में कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट है, ये दुर्बल क्षारक हो गया, मतलब यहाँ पर ये अभी अम्लीय होगा। ठीक है, अम्लीय होगा। ठीक है, और ये आपका जो है क्या है? बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और बोरियम, तो सोडियम बेरियम क्लोराइड जो है प्रबल क्षारक, मतलब इसको BaO से हम इसको ऐसे दर्शाएंगे, और हाइड्रोक्लोरिक से बनता है, मतलब बेरियम प्रबल क्षारक जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनेगा, ये उदासीन होगा। ठीक है, उदासीन होगा, उदासीन विलयन होगा। सोडियम क्लोराइड प्रबल क्षारक, ये भी प्रबल प्रबल मिल जाएगा, मतलब ये उदासीन। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका बोलेंगे सोडियम एसीटेट, CH3COONA है, तो सोडियम एसीटेट बोलेंगे इसको। और इसके साथ दुर्बल क्षारक मिलेगा, मतलब दुर्बल और प्रबल दोनों मिलेगा, मतलब यहाँ पर ये आपका सोडियम एसीटेट हो गया, और ये वाला जो है CH3, ये आपका अमोनियम, अमोनियम एसीटेट हो जाएगा, ये अमोनियम हो जाएगा, और आपका जो है सोडियम एसीटेट हो जाएगा। तो ये भी जो है लगभग यहाँ पर दोनों, ये देखो दुर्बल फिर प्रबल से बनता है, फिर क्षारीय फिर दुर्बल, मतलब ये भी उदासीन होगा। ऐसे बना बना के आप लोग देखना, इसको बन जाएगा यहाँ पर उदासीन, उदासीन एक, यहाँ पर ये वाला उदासीन पहला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय विलयन के बारे में पूछा है, तो ये अम्लीय आपका राइट आंसर हो जाता है, CuSO4 और यहाँ पे NH, मतलब इसका मतलब कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर जो है अमोनियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट मिल जाता है इस प्रकार से। ये जो है दुर्बल क्षारक है, और ये दोनों दुर्बल क्षारक, मतलब, और ये H2SO4 प्रबल यहाँ से निकलेगा, इसको संतुलित करना तो आपको जो है बन जाएगा। आगे सवाल है, इसका क्लास ले लूँगा केमिस्ट्री का, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बायोलॉजी की यहाँ पर दिया हुआ है, तो जानते हो लीवर, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कहाँ? पाचन तंत्र का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जो कि बाइल पित्त, पित्त का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? पित्त का उत्पादन करता है, जो कि वसा के पाचन में मदद करता है। क्या करता है? वसा के पाचन में मदद करता है। कौन? लीवर। ठीक है, यहाँ से पित्त। अग्नाशय, इसको पेंक्रियास बोला जाता है, ये एक मिक्स ग्रंथि बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं? मिक्स ग्रंथि है, मिक्स गैलैंड बोलते हैं। अंतःस्रावी एंडोक्राइन, और जो है बाह्यस्रावी मतलब एक्सोक्राइन, यहाँ पर दोनों कार्य करता है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन का स्रावित करता है, जो रक्त में क्या करता है? शुगर को नियंत्रित करता है। कौन? अग्नाशय। यहाँ बारे में पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, ये जो है मस्तिष्क के जो स्थित, मतलब मटर के दाने के आकार जैसा रहता है मस्तिष्क में। ठीक है, छोटी ग्रंथि कहा जाता है। अक्सर इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि, जो हमारे दिमाग में होता है। ठीक है, इधर पीछे साइड, जैसे थायराइड आदि ये सब कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। थायराइड के बारे में देखते हैं। थायराइड जो है
इसको अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, गर्दन में जो है स्थित एक मतलब ग्रंथि बना रहता है, ऐसे तितली आकार का रहता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हम इसको बोलते हैं, जिसे मेटाबॉलिज्म जिसे चयापचय, मेटाबॉलिज्म और जो है जो वृद्धि होता है शरीर की, उस पर नियंत्रित करने वाला हार्मोन यहाँ पर बनाता है। ठीक है, कभी कभी ये जो है बिगड़ जाता है तो आदमी की बेवजह वो मोटा होने लगता है। ठीक है, तो ये हार्मोन स्रावित करते हैं यहाँ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर समझ में आया सबसे बड़ी कौन सी होगा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक हरा शैवाल एल्गी रहता है। एल्गी देखो, पहले लिखा है ताजे जल में, ताजे जल में हरे शैवाल मतलब मतलब अगर बात करें ताजे जल में होता है, जैसे हरे शैवाल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, हरे शैवाल जो होते हैं अ, मीठे जल में पाए जाते हैं, मतलब जैसे झील नदियाँ होंगे, तालाब हो गया, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। गहरे समुद्र में, गहरे जो पानी में जो होते हैं लाल शैवाल होता है, लाल शैवाल पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लाल वर्णक होता है, नीला रोशनी को क्या करता है, अवशोषित कर देता है, लाल कलर। ठीक है, और गहराई में यहाँ पर होती है। आगे है चट्टानी तट पर, चट्टानी क्या हो गया यहाँ पर, तो चट्टानी जैसे अगर बात करें तो चट्टानी में जो समुद्र में पाए जाते हैं, हरे शैवाल यहाँ पर ताजे पानी में प्रचलित है, मतलब ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, गर्म जल के झरने में, गर्म जल में हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर अधिक तापमान होता है साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर मिलते हैं। ये भी नील हरित शैवाल यहाँ पर मिलते हैं, नील हरित शैवाल, और यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या पूछा है यहाँ पर, सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका फ्लोरोफाइसिस को बोला जाता है, ये वाला आपका राइट आंसर होता है फ्रेश वाटर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, समसामयिक घटना है, तो ये तो सुने होंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस का द्वीप रखा गया, तो उस समय था रॉस करके था। ठीक है, वंदे मातरम एक्सप्रेस दिल्ली की किस शहर को जोड़ती है, तो वाराणसी, जानते हो इसके बारे में, वाराणसी मेट्रो वाला। विश्व हॉकी 18 में आयोजन किया गया था उस समय का, भोपाल, जो कि एमपी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व का आर्थिक मंच वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी, तो उस समय के बाद स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के जो विजेता नोवाक, जो ये उस समय सुने थे न्यूज़ में, सर्बिया में। ठीक है, ब्राज़ील के किस शहर में यूनेस्को ने 2020 के लिए वास्तुकला वैश्विक राजधानी घोषित किया है, तो यहाँ पर मिनी माता, याद है मिनी माता कहाँ गया, नहीं इसमें नहीं दिया है, लिखा है ब्राज़ील, ब्राज़ील, अच्छा रियो डी जेनेरो ये आपका हो जाता है, या अच्छा यहाँ पर है विधानसभा भवन मिनी माता। ठीक है, ये तब ठीक है। इस राज्य के विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता मतलब उस समय कौन थे, तो यहाँ पर चरणदास महंत कहाँ गए, यहाँ पर है, ये है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जिले के स्थित है, तो ये तो जानते हो कोरिया। ठीक, अभी चेंज हो गया, कोरिया में होगा। कैसेटराइड कहाँ पर है, कैसेटराइड, कैसेटराइड अयस्क कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका जो है कौन सा, ऑप्शन ए दंतेवाड़ा में पाया जाता है। ठीक है, कैसेटराइड जो है यास्टीन का प्रमुख स्रोत होता है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा जिले में प्रमुख रूप से ये पाया जाता है। ठीक है, 101 जलप्रपात को भारत के नियाग्रा कौन बोलते हैं, चित्रकूट को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भारत का नियाग्रा बोला जाता है। आगे क्या दिया है, 132 अर्जुन पुरस्कार 2018 का अगर हम बात करें तो मनिका बत्रा को मिला था, जो कि टेबल टेनिस में था, टेबल टेनिस में था अर्जुन पुरस्कार, राष्ट्रमंडल में जो स्वर्ण पदक के 4 पदक भी जीते थे। 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम लेखक अमिताभ बच्चन घोष, वो अंग्रेजी में थे, अंग्रेजी। ठीक है, आईएससी क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन किस देश में किया गया था, उस समय हम लोग देख रहे थे कौन सा, ये थे इंग्लैंड एंड वेल्स के में हुआ था। ठीक है, 19 का आयोजन। ठीक है, टूर्नामेंट 30 मई 30 लगभग 2019 में ही चला था ये। ठीक है, 18 में बुकर पुरस्कार निम्न से किसे प्राप्त हुआ था, एना बॉन कहाँ गया, एना बॉन कहाँ, एना बर्न्स, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। बन्य बोलते हैं उसे, मिल्कमैन के उपन्यास था इनका। ठीक है, मिल्कमैन उपन्यास का नाम क्या था, मिल्कमैन था। आगे देखो राज्य की जानकारी छत्तीसगढ़ का, निम्न में से किस वंश के राज्य सबसे लंबे से, कलचुरी, पता है आपको कलचुरी के बारे में, ये सबको मैं आगे हिस्ट्री में कंप्लीट कर दूंगा। आप टेस्ट इसको लगाना, टेस्ट में ये सबको बना दिया हूँ क्वेश्चन पूरा। ठीक है, किस राज्य करेगा सूबेदारी, यहाँ पर कहाँ गया, इस राज्य में मराठा शासक बिम्बाजी भोसले से संबंधित नहीं है, तो वो थे कौन, सूबेदारी, सूबेदारी व्यवस्था के सूत्रपात। एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम शासक बिम्बाजी भोसले से संबंधित नहीं है, परगना पत्ती, रतनपुर रायपुर एकीकरण, और यहाँ पर
राम मंदिर निर्माण सूत्रपात, इसको देख लेते हैं। इसको अगर समझना है तो सबसे पहले जो नहीं हो सकता ना उसको हटा दो पहले। देखो पहले शुरू से समझते हैं कि अगर हम परगना पत्ती जैसे मतलब भीमाजी भोसले मराठा शासन मतलब छत्तीसगढ़ के पहले मराठा शासक था जिन्होंने जो है रतनपुर को भी शासन किया था, मतलब प्रत्यक्ष शासन किया था इन्होंने। परगना पत्ती का प्रारंभ जो बिम्बाजी भोसले थे उन्होंने परगना पत्ती की शुरुआत किया था। हालांकि जो है इनका मतलब इनके बाद दूसरे सूबेदार भिट्ठल दिनकर ने बिम्बाजी की मृत्यु के बाद किया था शुरू, ठीक है। रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण बिल्कुल सही है। यहाँ पर उन्होंने रतनपुर और रायपुर प्रशासनिक विभागों को एकीकरण किया था, सुविधा हो उनके लिए, ठीक है। राज्य प्रशासन की व्यवस्था मजबूत करने के लिए किया था। साथ में रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण किया था, तो बिम्बा जी ने रतनपुर में राम टेकरी का एक भव्य मंदिर बनवाया था, आदेश दिया था उनकी धार्मिक आस्था को मतलब दर्शाने के लिए। आगे देखो सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात, अगर हम बात करें सूबेदारी की तो बिम्बा जी भोसले की मृत्यु के बाद ब्यंको जी भोसले यहाँ पर देखेंगे ब्यंको जी भोसले द्वारा शुरू की गई है, तो जिन्होंने नागपुर का शासन वहाँ पर रहा उन्होंने, और रतनपुर में अपने प्रतिनिधित्व सूबेदार की नियुक्ति की रतनपुर में, और वो जो है वहीं पर मतलब शासन करने लगे, ठीक है। जबकि मतलब अप्रत्यक्ष बोलेंगे, और बिम्बा जी क्या किए थे, प्रत्यक्ष शासन किए थे यहाँ पर, ठीक है। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। समझ में आया यहाँ पर आपका। छत्तीसगढ़ वाला आसान है, समझ जाएंगे, लिमिटेड है हर चीज़ें, पढ़ोगे तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस महीने में इस राज्य की करद रियासतें निम्नलिखित समय, ये तो याद है 48 में, कहा जनवरी, जनवरी 48, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाता है। तो जो समस्त करद रियासतें जनवरी 1948 में भारतीय संघ में सम्मिलित हो गए थे, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है देखो, भूगोल से है। इस राज्य में उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे ऊंचा है। देखो मैन पार्ट दिया हुआ है, मैन पार्ट सरगुजा जिले में है, पार्ट जो कि 1152, कितना 1152, 1152 मीटर जो है यहाँ पर है, ठीक है। एक हिल स्टेशन के रूप में भी जानते हैं, ऊंचाई है यहाँ पर पाट का। सामरी पाट ये छत्तीसगढ़ का राज्य का सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, सबसे ऊंचा पाट माना जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो है गौर लाटा यहीं पर पाया जाता है, जो कि 12-25 मीटर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सामरी पाट में, ठीक है। जारंग पाट, जारंग पाट जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पाट है, सामरी पाट के दक्षिण में स्थित है। जसपुर पाट छत्तीसगढ़ के जो है सबसे बड़ा पाट माना जाता है, सामरी पाट से कम ऊंचा है, लेकिन इसका बी ऑप्शन आपका सामरी पाट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे देखें। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो देखो बस्तर, बस्तर दिया है, तो बस्तर लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित मतलब एसटी के लिए आरक्षित है। यहाँ पर क्या है, बस्तर में एसटी जनजाति के लिए आरक्षित है लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर बोलेंगे। कांकेर में बात करेंगे तो कांकेर लोकसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यहाँ पर भी एसटी आरक्षित है। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि नहीं है, आरक्षित बोल रहा है। सारंगगढ़ ही बोलेंगे, सारंगगढ़ बिलेगढ़ यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर भी लोकसभा मतलब लोकसभा का क्षेत्र है, लेकिन था, लेकिन यहाँ पर 2008 में इसको क्या किए, खत्म कर दिए। 2008 में इसको भंग कर दिया गया, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित यहाँ पर नहीं है। रायगढ़ में बात करें तो यहाँ पर लोकसभा जो है, लोकसभा क्षेत्र जो है एसटी के लिए यहाँ पर आरक्षित है, ठीक है। राइट आंसर आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। देख सकते हैं किस प्रकार से जो है सवाल पूछा गया है, तो ऐसे आपको पढ़ना है। सभी क्षेत्रों के जो विधानसभा है क्षेत्र है वो सब याद होना चाहिए, राज्यसभा सीटें याद होना चाहिए कहाँ कहाँ से, लोकसभा सीटें याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। क्लास में आगे लूँगा ही धीरे धीरे। 19-20 में बजट के में कृषि के लिए सब धनराशि आवंटित किया था। उस समय की बात करें 19-20 का, उसमें 22,400 था, पता है। अभी हम नया पढ़ेंगे इसको। 42 यहाँ पर देखेंगे, 142 में कौन सा मतलब निम्नलिखित में कौन सा कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित, यहाँ पर देखेंगे 51% भागीदारी है। तो यहाँ पर रिलायंस के बारे में बात करें, रिलायंस कंपनी जो कि बाल्को में है, बाल्को में काम नहीं करता है, लेकिन कौन से राज्य, भारत एल्युमिनियम, भारत एल्युमिनियम बाल्को हुआ ना, तो बाल्को, ठीक है। बाल्को में अपना योगदान देते हैं, भागीदारी देते हैं, तो बाल्को में रिलायंस नहीं देता है, ठीक है, हिस्सेदार नहीं है। अगर हम टाटा स्टील के लिए बात करें तो ये भी मतलब टाटा स्टील एक अलग जो इसका ये नहीं, मतलब राइट आंसर यहाँ पर हो गया स्टॉप स्टॉप लाइट, ये कंपनी है आपका राइट आंसर, स्टार लाइट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 2001 में, कब, 2001 में भारत सरकार ने एल्युमिनियम लिमिटेड कंपनी लिमिटेड मतलब बाल्को में 51% शेयर जो है
स्टारलाइट इंडस्ट्रीज जो कि वेदांत लिमिटेड कंपनी है वहाँ को बेचे थे। आगे देखो यहाँ पर एनटीपीसी। एनटीपीसी जो है बिजली उत्पादन क्षेत्र में है, कोरबा में इसका जो है संयंत्र यहाँ पर है, लेकिन इसमें बाल्को में हिस्सेदारी इसका नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर सी वाला हो जाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब खत्म हो गया है, लास्ट है स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार के निम्नलिखित में कौन सी योजना राज्य में लागू किया गया है? तो अभी कौन है, अभी कौन सा चल रहा है? आयुष्मान भारत योजना। कौन है? सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, तो ये जो है ये नाम नहीं है ऐसा, क्या है वहाँ पर? इसका नाम है PMSSY, मतलब प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इसको बोला जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो तृतीयक स्वास्थ्य है उनको जो है इस पर उन लोग को बिलीव होना चाहिए, यहीं पर हो, यानी इस नाम से नहीं है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बोलते हैं। आयुष्मान बीमा योजना ये दिया हुआ है, तो ये जो है आयुष्मान भारत योजना है यहाँ पर। ठीक है, PMJAY बोलते हैं, एक स्वास्थ्य बीमा है यहाँ पर। आयुष्मान भारत यहाँ पर जानते हो केंद्र सरकार द्वारा मतलब प्रमुख यहाँ पर दिया जाता है, और जो पात्र परिवार है उन लोग को 5 लाख रुपए यहाँ पर वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में ये योजना लागू की गई थी, यहाँ पर लागू है। ठीक है, 5 लाख तक। प्रधानमंत्री चिकित्सा योजना, ये जो है इस नाम से यहाँ पर देखेंगे, ये मतलब केंद्र की योजना नहीं है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना मतलब सी वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? तो जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर किस क्षेत्र में राजीव गांधी कार्यरत नहीं था? यहाँ पर आपका डी, स्वास्थ्य सेवाएं आपका राइट आंसर है। जल ग्रहण प्रबंधन, जो ये राजीव गांधी जल ग्रहण प्रबंधन मिशन मध्य प्रदेश, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, खाद्यान्न देखने को मिलता है। राजीव गांधी शिक्षण मिशन ये भी मिलता है, जो कि तो यहाँ पर स्वास्थ्य में राजीव गांधी मिशन मुख्य रूप से शिक्षा और जल ग्रहण पर केंद्रित है। शिक्षा और जल ग्रहण पर जो है इनको केंद्रित किया गया है। स्वास्थ्य के लिए से जो है सीधे अर्थों में यहाँ इनका योगदान नहीं है, मतलब ये कार्य नहीं करते हैं यहाँ पर, इनका काम नहीं है यहाँ पर। आगे 145 नंबर देखेंगे, किस क्षेत्र में इस राज्य के द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? यहाँ पर तो ये हो जाएगा समाज सेवा। इसके बारे में तो पढ़े हो, समाज सेवा नहीं भी जानते हो देख जान लो कि समाज सेवा में पंडित रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ सरकार सामाजिक सेवा में योगदान देने वाले को देते हैं पुरस्कार। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे 46 नंबर, 46, परंपरागत घुमंतू जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत वाद्य का प्रयोग करते हैं? देवार गीत, याद आ गया, देवार गीत यहाँ पर हो जाएगा। ढोला मारू क्या है? राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है ढोला मारू गीत। ठीक है, लोकगीत है वहाँ पर, छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। ठीक है, घुमंतू जाति, लेकिन घुमंतू द्वारा नहीं गाया जाता है। देवारा देवार गीत ये गाया जाता है। देवार नामक जो है घुमंतू जनजाति है, मुख्य लोकगीत माना जाता है। संस्कृति पहचान, जवारा गीत क्या है? जवारा गीत जो कि दुर्गा पूजा के दौरान गाया जाता है धार्मिक अनुष्ठानों में। धनकुल, धनकुल जो है एक पारंपरिक लोक कला के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। घुमंतू से अलग है ये वर्ड। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है देवार गीत। आगे बढ़े, आगे लास्ट है अब। ठीक है, आगे दिया है कि इस राज्य में निम्नलिखित में किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? देखो, माड़िया, माड़िया के बारे में जानते हो? माड़िया का सबसे जो है प्रसिद्ध गौर नृत्य यहाँ पर हम जानते हैं, बॉर्न बाइसन हार्न जो है गौर नृत्य हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो वेरियर एल्विन जो थे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है इसको? पुरुष भैंस के सींग का मुकुट पहनकर नृत्य करते हैं, माड़िया जनजाति है। ठीक है, यहाँ पर ध्रुवा परब जो है, परब यहाँ पर परब लोक नृत्य ध्रुवा जनजाति से संबंधित है, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ध्रुवा क्या है? ये आपका जो है परब लोक नृत्य ध्रुवा जनजाति से संबंधित है, मतलब ये बस्तर क्षेत्र में अगर हम बात करें, ध्रुवा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। मुड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति जैसे मांदरी हो गया, घोटुल मतलब बाहर के लिए हो गया, हुल्की पाटा, घोटुल, घोटुल मृत्यु के जो बाद होता है गेड़ी डो में सब करते हैं, माओ पाटा शिकार का अवसर पर करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे तो ये आपको याद आ जाएगा मुड़िया में। ठीक है, दोरला, दोरला जनजाति का विवाह जो है त्यौहार मतलब पैठुल नृत्य इसको बोलते हैं दोरला लोग, पेंडुल, पेंडुल नृत्य इसको बोलते हैं, पेंडुल नृत्य। ठीक है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर। जब छत्तीसगढ़ के लोक कला से
इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इस राज्य में लिखित किस लोकगीत को सारंगी और इकतारा, ठीक है, इसको आपको एक गाना से आप लोग याद किए होंगे, इकतारा किस्मत वाला वो गाते हैं ना, तो यहाँ पर राइट आंसर भरथरी गीत है। ठीक है, भरथरी गीत, ठीक है, भरथरी गीत में आ जाता है। सुआ गीत में यहाँ पर जो है कभी कभी बजाते हैं, हाथ से इस्तेमाल करते हैं, केवल हाथ के तालियों का इस्तेमाल करते हैं। पंथी गीत में जो है वाद्य यंत्र जैसे मृदंग, झांझ, झुमका गाते हैं, झुमका हाँ सब। बांस गीत में आपको जो है गाते हैं, जैसे बांस के वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे फूकने की आवाज वगैरह, ये सब होता है बांस गीत में। ठीक है, भरथरी। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धतित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं यहाँ पर? तो हारमोनियम वादक, ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर हारमोनियम वादक कौन थे? ये एक वाद्य यंत्र है यहाँ पर, पंडित इसमें नहीं जाने जाते हैं यहाँ पर। बांसुरी वादक, ये ये भी नहीं जाने जाते हैं यहाँ पर। कौन था? सितार वादक, सितार वादक। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सितार वादक। ठीक है, तो पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी जो है इमदाद खानी घराने से आते हैं। कहाँ से आते हैं? इमदाद खानी, इमदाद खानी घराने से आते हैं। ठीक है, इन्हें जो है सितार वादक प्रसिद्ध हैं। तबला वादक में देखेंगे तो तबला एक वाद्य यंत्र है, इससे रिलेटेड नहीं है यहाँ पर। ठीक, आगे लास्ट, लगभग लास्ट क्वेश्चन है। इस राज्य में प्रथम महिला सांसद कौन सी है? ठीक है, तो इसको तो बता दोगे कौन है? मिनी माता, डी ऑप्शन। मिनी माता 1951 से 1971 तक जो है लोकसभा सांसद, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम सांसद, मतलब सांसद सदस्य थे, जिन्होंने 1951 से 1971 तक लोकसभा सांसद के रूप में कार्य किया था यहाँ पर। ठीक है, तो मिनी माता यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है। राजमोहनी देवी सुने होंगे। राजमोहनी देवी एक जो है मतलब एक सामाजिक मतलब बोले तो कार्यकर्ता थी। ठीक है, और गांधी जी के विचारों पर चलती थी, आदिवासी लोगों का कल्याण करती थी, शराब बंद करना, लोगों को मतलब बताना कि ऐसा नहीं करना है, वह अच्छा करना है। ठीक है, तो राजमोहिनी आंदोलन भी चलाया था इन्होंने। प्रथम महिला सांसद नहीं थी लेकिन ये। आगे रश्मि देव सिंह, रश्मि के बारे में भी जानते होंगे, महाविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, आईएएस अधिकारी, इसके बारे में जानते होंगे। सरोज पांडे जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख राजनीतिक माने जाते हैं, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य रह चुकी है भी। ठीक है, वर्तमान में भी क्या उपाध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आपका सवाल हो गया, लगभग इधर मैं फास्ट कराया आप सबके लिए। ठीक है, तो ध्यान देना, बस आपको जो है चीज़ें को बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहो, समझते रहो, आपको चीज़ें याद होते रहेगी। ठीक है, एक ही दिन में पूरा नहीं होता है, धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, आपको पॉइंट पॉइंट करके धीरे धीरे याद रखो। ठीक है, और उसी चीज़ को बार बार पढ़ो, तभी हो पाएगा। तो हमारा पेपर खत्म होता है, अगले पेपर में हम 2018 के पेपर को सॉल्व करेंगे, और ये पेपर आपको जो है जॉब आयोग साइट पर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जॉब आयोग साइट पर जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन है, होम पेज में जाओगे, यहाँ पर खोलोगे जैसे साइट को, तो ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पर सीजी पेपर लिखा रहेगा, सीजी पेपर, इसमें जाओगे, कैटेगरी में जाओगे, नीचे नीचे सबसे स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर कैटेगरी दिखेगा, इस पर जाकर आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है। प्रीवियस ईयर में अभी एक है, इसके बाद अपडेट हो जाएगा तो आपको दिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जाकर पेपर को प्राप्त कर लीजिएगा। और कुछ सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और इससे जुड़ी कोई भी सवाल होगा, कुछ पूछना होगा, कुछ सुधार करने के लिए बोलना होगा, तो प्लीज़ आप सब बता दीजिएगा, मैं आपको जो है सुधार कर दूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।